जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केसी ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। तो बच्चों, हम हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हरियाणा की हिस्ट्री के तहत अब हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के अधीन हरियाणा। शेरशाह सूरी के अधीन हरियाणा। शेरशाह सूरी के अधीन हरियाणा। बच्चों, शेरशाह सूरी कौन था, कैसे ये शासक बना यहां का, और इसने हरियाणा का जो है पे कैसे शासन चलाया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात, शेरशाह सूरी का जो जन्म है, शेरशाह सूरी, इसका जन्म जो है वो बच्चों नारनौल में हुआ। नारनौल में वर्ष 1486 में। वर्ष 1486 में किसके अनुसार बच्चों? इतिहासकार विसेंट स्मिथ के अनुसार। विसेंट स्मिथ के अनुसार बच्चों, बहुत से विद्वान जो हैं हरियाणा से संबंध इसका नहीं बताते, किसका? शेरशाह सूरी का। लेकिन एक इतिहासकार हुए हैं विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ कहते हैं कि शेरशाह सूरी का जन्म नारनौल में हुआ। कब हुआ? 1486 में। ठीक है। तो इनके जो पिता थे, पिता का नाम जो था वो उमर खान था। सॉरी, पिता का नाम हसन खान था। क्या था? हसन खान। ठीक है। और जो दादा थे, दादा जो थे इनके, वो थे इब्राहिम खान। क्या थे? इब्राहिम खान। ठीक है, इब्राहिम खान या इब्राहिम खान सूरी भी इसको कह देते हैं। इनके पास जो नारनौल की जागीर होती थी, नारनौल की जागीर। और हसन खां जो है, इसके पास शाहबाद का परगना होता था। शाहबाद का परगना। ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनना कि शेरशाह सूरी का जन्म इतिहासकार विसेंट स्मिथ के अनुसार हरियाणा के नारनौल में हुआ। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में हुआ 1486 में। और इनके पिता का नाम हसन खां था। हसन खां के पास जो है शाहबाद का परगना होता था। और इनके दादा थे इब्राहिम खान। इब्राहिम खान सूरी। इनके पास नारनौल की जो है वो जागीर होती थी। तो बच्चों, इब्राहिम खान जो है, इनका मकबरा कहां है? इब्राहिम खान का मकबरा। इब्राहिम खान का मकबरा कहां है? तो इब्राहिम खान का मकबरा जो बच्चों नारनौल में है। कहां पे है? नारनौल में। बच्चों, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाने का काम क्या था? इसके पोते शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी जब दिल्ली का शासक बन गया, शेरशाह सूरी जब दिल्ली का शासक बना, तो उसके बाद इसने अपने दादा इब्राहिम खान का मकबरा कहां बनवाया? नारनौल में। और इस मकबरे की जो शैली है वो पठान शैली में बना हुआ है। किस शैली में? पठान या अफगान शैली जो है उसके अंदर ये बना हुआ है। तो बच्चों, यहां ये विशेष तौर से ध्यान रखना कि इब्राहिम खान का मकबरा तो नारनौल में है, लेकिन इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है, इब्राहिम लोदी का मकबरा, यह पानीपत में है। यह कहां है? पानीपत में। आपको ध्यान होगा बाबर ने बनवाया था। पहली लड़ाई में, पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी जो है वो मारा गया था। और वही पानीपत में उसको दफना दिया गया और उस पे
मकबरा जो बनवाया किसने? बाबर ने। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है, लेकिन इब्राहिम खान सूरी का मकबरा नारनौल में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा किसने बनवाया? उसके दुश्मन बाबर ने, और इब्राहिम खान सूरी का उसके पोते शेरशाह सूरी ने। अब बच्चों इनके पीछे थोड़े से बैक में जाते हैं कि इब्राहिम जो सूरी था, इब्राहिम खान सूरी, इब्राहिम खान सूरी, ये अफगानिस्तान के रो नामक स्थान का जो है उसका निवासी था। कहां का निवासी था? जो शेरशाह सूरी का दादा था इब्राहिम खान सूरी बच्चों, ये अफगानिस्तान के रो का जो है वो निवासी होता था, और बहलोल लोदी के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? बहलोल लोदी के शासनकाल में भारत आया। और सबसे पहले हिसार के जो जमींदार था जमाल खां, हिसार का एक जमींदार था जमाल खां, जमाल खां के यहां नौकरी करने का इसने काम किया, और थोड़े दिनों में उसका विश्वास पात्र ये बन गया। तो जमाल खां ने इसको 40 जो सैनिक थे, 40 सैनिक देकर नारनौल का परगना जो है इसके अधीन कर दिया था। ठीक है, तो ये पहली बात, इब्राहिम खान सूरी कहां का निवासी था? रो अफगानिस्तान का। ठीक है, बहलोल लोदी के शासनकाल के समय भारत आया, बहलोल लोदी के शासनकाल के समय भारत आया, बहलोल लोदी के शासनकाल के समय भारत आया। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये ध्यान रखना है किसके शासनकाल में भारत आया? बहलोल लोदी। और सबसे पहले जो है, सबसे पहले हिसार के जमींदार, हिसार के जमींदार जमाल खां के यहां नौकरी की। हिसार का जमींदार कौन था? जमाल खां। तो जमाल खां के पास नौकरी करता ये। कहां का जमींदार था बच्चों? हिसार का जमींदार था। कौन था? जमाल खां। तो जमाल खां के यहां नौकरी करता है। बाद में जमाल खां जो इससे इतना इंप्रेस होता है, इतना प्रभावित होता है, तो जमाल खां इसे 40 सिपाही देकर, कितने सिपाही देता है? 40 सिपाही। नारनौल का परगना या जागीर जो है, नारनौल की जागीर इसके अधीन कर देता है। नारनौल की जागीर इसको दे देता है, इसको दे देता है बच्चों। ठीक है, तो कहता है अपने पुत्र हसन खां की मदद से जो है वो बहुत थोड़े समय में काफी अच्छी उन्नति जो है करने का काम करता है नारनौल में। और साथ ही साथ इसका जो पुत्र था, ठीक है, इब्राहिम खान का पुत्र, इब्राहिम खान का जो पुत्र था, या जो हम कह सकते हैं शेरशाह सूरी का पिता, कौन था बच्चों? हसन खां। हसन खां बहलोल लोदी के दरबारी, बहलोल लोदी का एक दरबारी था। बहलोल लोदी के दरबारी उमर खां के यहां नौकरी करता है। उमर खां के यहां नौकरी करता है। ठीक है बच्चों, इब्राहिम खान सूरी जो था वो अफगानिस्तान के रो का निवासी था और बहलोल लोदी के शासनकाल में भारत आया। भारत आते ही सबसे पहले उसने हिसार का जमींदार था जमाल खां, जमाल खां के यहां नौकरी करनी शुरू कर दी और थोड़े समय में उसका विश्वास पात्र बन गया। तो जमाल खां उसको जो है 40 सैनिक देकर जो है वो कहां का की जागीर दे देता है, 40 सिपाहियों का सरदार उसको बना देता है और नारनौल की जागीर उसको दे देता है। तो ये अपने पुत्र हसन खां की मदद से जो है, किसकी मदद से? हसन खां की मदद से काफी तरक्की थोड़े दिनों में कर लेता है। और इसका पुत्र भी फिर जो है वो बहलोल लोदी का एक दरबारी था उमर खां, उमर खां के यहां नौकरी कर लेता है। तो उमर खां जो है, उमर खां हसन खां को, उमर खां हसन खां को शाहबाद का परगना दे देता है, शाहबाद का परगना दे देता है।
ठीक है, उमर खां हसन खां को कहां का परगना देता है? शाहबाद का। और बच्चों फिर जैसे इस इब्राहिम खान सूरी की मौत होती है तो उसके बाद नारनौल भी इस हसन खां के अधीन जो है हो जाती है। इब्राहिम खान सूरी की मौत के बाद, इब्राहिम खान सूरी की मौत के बाद नारनौल की जागीर भी हसन खां को मिल जाती है, क्योंकि हसन खां उसका पुत्र था। हसन खां को मिल जाती है, हसन खां को मिल जाती है। ठीक है, और कहते हैं यहीं पर 1486 में, यानी कि यहीं पर मतलब नारनौल में वर्ष 1486 में शेरशाह सूरी का जन्म होता है। शेरशाह सूरी का जन्म होता है। ठीक है, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी का जन्म जो है नारनौल में हुआ। इतिहासकार विसेंट स्मिथ के अनुसार वर्ष 1486 में। इसके पिता का नाम हसन खां था, जो शाहबाद का परगना जो है उसको चलाते थे। इसके दादा जो हैं वो कौन थे? वो नारनौल के जागीरदार थे। कौन? इब्राहिम खान या इब्राहिम खान सूरी। तो बच्चों क्या होता है, इब्राहिम खान जो है वो अफगानिस्तान के रो का निवासी था और बहलोल लोदी के शासनकाल में भारत आया। भारत आते ही सबसे पहले वो जो है हिसार का एक जमींदार था जमाल खां। जमाल खां के यहां नौकरी करने लग जाता है। फिर जमाल खां उसे 40 सिपाहियों का सरदार बना के नारनौल की जागीर उसे दे देता है और अपने पुत्र हसन खां की मदद से जो वहां अपना जो है उसका ये कह सकते हैं उसका प्रबंधन जो जागीर का बड़े अच्छे तरीके से करता है और थोड़े समय में काफी अच्छी उन्नति कर लेता है। साथ ही उसका पुत्र हसन जो है बहलोल लोदी का एक दरबारी था उमर खां के यहाँ नौकरी कर लेता है। उमर खां उसे जो है शाहबाद का परगना दे देता है, शाहबाद के परगने का प्रमुख बना देता है। और बाद में जब इब्राहिम खान सूरी की मौत होती है तो नारनौल भी उसके अधिकार में आ जाता है, उसके पुत्र हसन खां के। और यहीं पे नारनौल में कहते हैं वर्ष 1486 में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ। बड़ा योग्य था। अपनी बचपन का नाम जो है वो फरीद था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। लेकिन बच्चों कहते हैं इसने एक शेर का शिकार किया था, जिसके कारण जो है फरीद से क्या कहलाया? शेर खां। फरीद से क्या कहलाया? शेर खां। और फिर बाद में जब यह दिल्ली का शासक बनता है तो किस नाम से गद्दी पे बैठता है? शेरशाह सूरी के नाम से गद्दी पे बैठता। बड़ा योग्य था और अपनी योग्यता के बल पे जो है वो दिल्ली का शासक बन जाता है। कहते हैं एक बार इसकी मुलाकात बाबर से हुई थी बच्चों। एक बार शेरशाह सूरी की मुलाकात बाबर से हुई थी। तो उसकी मुलाकात के बाद बाबर ने अपने मंत्रियों से विशेष तौर पे कहा था, क्या कहा था? कि इस पर जो है कड़ी नजर रखना। ये एक बहुत ही चालाक आदमी है। बाबर ने क्या कहा था शेरशाह सूरी के बारे में कि अपने मंत्रियों को कि इस पर नजर रखना, ये एक बहुत ही चालाक आदमी है। ठीक है, मुझे इसके माथे पे सम्राट बनने के सारे लक्षण दिखाई देते हैं। और बाबर साथ में कहता मैं बड़े बड़े अफगानों से मिला हूं, लेकिन जितना प्रभावित इससे हुआ हूं इतना मुझे किसी ने इंप्रेस नहीं किया, किसी ने प्रभावित नहीं किया। तो इसलिए इस पे कड़ी नजर रखना, कहीं तड़के अपना तख्ता पलट कर दे हो, ऐसा कहना था बाबर का। और ये अपनी योग्यता के दम पे क्या बन जाता है बच्चों? ये बन जाता है दिल्ली का शासक। अब देखो तो हरियाणा में जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों इसने अपना जो शासन है वो 4 सरकारों में बांटा हुआ था। शासन प्रबंधन इसका क्या था? इसका शासन प्रबंधन जो है वो इसने अपने पूरे राज्य को 4 सरकारों में बांटा हुआ था। सरकार वही है कौन सी? जो हुमायूं के टाइम में थी, जो बाबर के टाइम में थी। दिल्ली सरकार, हिसार सरकार, इसके अलावा मेवात सरकार, इसके अलावा सरहिंद सरकार।
बच्चों ये चार सरकार जो है वो बाबर के जमाने से चली आ रही थी। तो इसने भी अपना सर्प जो है कौन कौन सी, दिल्ली सरकार, हिसार सरकार, मेवात सरकार, सरहिंद सरकार, और हुमायूं ने भी अपना राज्य इन चार सरकारों में बांटा था। हुमायूं के बाद जो है वो शासक बनता है शेर शाह सूरी, तो वो भी अपनी चार सरकारों में जो है वो बांट देता अपने शासन को। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान रखना, सरकार जो है ना, कोई भी सरकार थी, तो सरकार का जो शासन प्रबंधन है वो दो व्यक्ति मिलकर चलाते थे। दो व्यक्ति कौन कौन से? एक मुख्य सिकदार होता था, मुख्य सिकदार, ठीक है, और दूसरा होता था मुख्य मुंसिफ। एक मुख्य सिकदार होता था, अपना शासन प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शेरशाह सूरी ने उसे चार सरकारों में बांटा गया, और जो सरकार थे उसको चलाने का काम दो मुख्य अधिकारी करते थे, जिसमें से एक कहलाता था मुख्य सिकदार और एक मुख्य मुंसिफ। अब इन दोनों के काम क्या थे वो देखो। मुख्य सिकदार जो था ये एक मुख्य सैनिक अधिकारी होता था। क्या होता था? मुख्य सैनिक अधिकारी। तो बच्चों इसके काम क्या थे जो सैनिक अधिकारियों के होते हैं? इसका काम एक तो होता था बच्चों शांति व्यवस्था जो बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखना, वो इसका काम होता था पहला। दूसरा इसका काम होता था बच्चों फौजदारी मामलों को निपटाना। जितने भी फौजदारी मामले होते थे उनको निपटाना। फौजदारी मामलों का निपटारा एक बंदा करता था। ठीक है, तो बच्चों एक होता था मुख्य सिकदार। मुख्य सिकदार का मुख्य काम होता था, मुख्य सैनिक अधिकारी होता था ये शांति व्यवस्था बनाए रखना, फौजदारी मामलों का निपटारा करना। इसके अलावा बच्चों बादशाह के फरमानों को लागू करना। बादशाह के जितने भी फरमान थे, आदेश, उन फरमानों को लागू करना, ये इसके काम होते थे। ठीक है, इसी प्रकार मुख्य मुंसिफ जो था इसके काम क्या होते थे? एक ये मुख्य न्यायाधीश की तरह काम करता था। न्यायाधीश था तो दीवानी मामले जो है वो निपटाता था। कौन सी मामले? दीवानी मामलों का निपटारा करता था। दीवानी मामलों का निपटारा करता था, पहली बात। दूसरा जो है इसका काम क्या था? वित्तीय व लगान कार्यों को संभालना। वित्तीय व लगान कार्यों को यह संभालता था या उनका प्रबंधन करता था। ठीक है, और इसके लिए इसके जो दो हेल्पर होते थे, इन काम में दो सहायक होते थे, एक कानूनगो, दूसरा खजांची। कानूनगो और खजांची इसके सहायक होते थे बच्चों। इसके अलावा इसका काम होता था बादशाह के फरमानों को लिखना। बादशाह के फरमानों को लिखने का काम भी यही बंदा करता था। बादशाह के फरमानों को लिखना। ठीक है बच्चों, ध्यान दो बच्चों। दोबारा अगर आप कहो तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं कि सरकार जो है उसका प्रबंधन जो है वो कौन करता था? तो सरकार का प्रबंधन जो है उसके दो अधिकारी होते थे, मुख्य सिकदार और मुख्य मुंसिफ। मुख्य सिकदार मुख्य सैनिक अधिकारी होता था, शांति व्यवस्था बनाए रखना इसका काम था। राजा जो हुक्म देता, जो फरमान, उनको लागू करवाना। इसके अलावा फौजदारी मामलों का निपटारा करना, वो इसके काम होते थे। दूसरा अधिकारी मुख्य मुंसिफ होता था, बादशाह जो फरमान देता उनको लिखना। इसके अलावा वित्तीय और लगान कार्यों का प्रबंधन, मतलब सारा राजस्व ये देखता था, और इसकी सहायता के लिए दो अधिकारी होते थे, एक कानून को होता था, एक खजांची होता था।
इसके अलावा न्यायाधीश का काम भी करता था, दीवानी मामलों का निपटारा करने का काम यही बंदा करता था। अब सरकार आगे प्रगणों में बटी हुई थी। सबसे बड़ी इकाई थी सरकार। सरकार फिर किस में बटी हुई थी? प्रगणों में। और प्रगणे, प्रत्येक प्रगणे को संभालने के लिए उसी प्रकार दो अधिकारी थे, एक सिकदार होता था, दूसरा मुंसिफ। प्रत्येक प्रगणे के भी दो अधिकारी थे, एक सिकदार एक मुंसिफ। ऊपर सरकार में मुख्य सिकदार या सिकदार ए सिकदारान, मतलब सभी सिकदारों का हेड, या मुख्य मुंसिफ दूसरा अधिकारी, या मुंसिफ ए मुंसिफान, यानी कि सभी मुंसिफों का क्या? हेड। तो यहां भी दो थे कि वही काम है बच्चों, ये प्रगणे लेवल पे काम करते थे, वो सरकार लेवल पे। इसका काम सैनिक अधिकारी था, शांति व्यवस्था को बनाए रखना प्रगणे में, फौजदारी मामलों का निपटारा प्रगणे में, इसके अलावा बादशाह के फरमानों को लागू करवाना प्रगणे में, वो सरकार में करवाते थे। मुंसिफ का काम वही प्रगणे में क्या? दीवानी मामलों को निपटाना, न्यायाधीश का काम करता था। साथ ही बच्चों राजा के जो प्रगणे के जो लगान थे या वित्तीय जो प्रबंधन था उसको देखता था। इसके अलावा बच्चों इसका काम क्या होता था? बादशाह के जो फरमान है उनको लिखना। अब प्रगणे आगे आगे गांव में बटे हुए थे। किसमें? गांव में। अब गांव का प्रबंधन जो है 3 व्यक्ति करते थे। एक इसमें पंचायत होती थी। क्या होती थी? पंचायत। पंचायत जो है वो गांव के प्रभावशाली जो व्यक्ति थे, जिनको हम कहते हैं देसी भाषा मोजीज आदमी, गांव के मोजीज आदमी जो थे, प्रभावशाली व्यक्ति, वो पंचायत होती थी उनकी। और पंचायत जो है वो आपसी झगड़ों का निपटारा करती थी। आपसी झगड़ों का निपटारा। दूसरा बच्चों इसमें मुकदम होता था। मुकदम, मुकदम जो है यह गांव का मुखिया होता था। गांव का मुखिया। तो इसका काम था कर इकट्ठा करना, कर एकत्र करना, वह गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना। और इसमें इसकी हेल्प जो करते थे, इसकी हेल्पर, वो चौकीदार इसका हेल्पर होता था इस काम में। इसका जो हेल्पर है वो कौन होता था? चौकीदार। इसका हेल्पर कौन होता था? चौकीदार। ठीक है। तीसरा आदमी होता था पटवारी। पटवारी गांव की भूमि का नाप करता था। ठीक है। तो बच्चों सबसे बड़ी इकाई जो है शेरशाह सूरी के टाइम सरकार होती थी, और सबसे छोटी इकाई जो है वो गांव होते थे। ठीक है। तो प्रशासन को उचित ढंग से संभालने के लिए इसने 3 भागों में बांटा। पहले सरकार, सरकार के बाद क्या होते थे? सरकार के बाद प्रगणे, प्रगणे के बाद क्या होती थी? जो है गांव। सरकार के 2 मुख्य अधिकारी संभालते थे, मुख्य सिकदार और मुख्य मुंसिफ। मुख्य सिकदार मुख्य सैनिक अधिकारी होता था, सैनिक व्यवस्था को बहाल रखता था, फौजदारी मामलों का निपटारा करता था, और बादशाह के जो फरमान होते थे, हुक्म होते थे, आज्ञा, उनको लागू करवाना सरकार में उसका काम होता था। मुख्य मुंसिफ जो बादशाह के फरमान थे उनको लिखना, दीवानी मामलों का निपटारा करना, कर, लगान या जो राजस्व से संबंधित वित्तीय जो मामले होते थे उनको वो देखता था। और इसमें उसकी सहायता करने के लिए 2 व्यक्ति होते थे, कानूनगो और खजांची। फिर प्रगणे में भी ऐसे 2 थे, एक सिकदार और एक मुंसिफ। सिकदार के काम वही थे बच्चों, और मुंसिफ के काम वही थे। प्रगणे आगे गांव बटे होते, गांव का शासन चलाने के लिए 3 व्यक्ति होते। पंचायत, पंचायत में गांव के प्रभावशाली व्यक्ति होते थे, इनका काम आपसी झगड़ों का निपटारा करना होता था। दूसरा मुकदम, मुकदम गांव का मुखिया होता था, यह जो है कर एकत्र करता था और शांति व्यवस्था बनाए रखता था। इसकी हेल्प करने के लिए चौकीदार होता था। तीसरा पटवारी, पटवारी जो है वो गांव की भूमि का माप करने का काम करता था। ठीक है। इसके अलावा बच्चों शेरशाह सूरी ने एक सड़क का निर्माण करवाया,
जिसे कहते हैं शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग, जिसको बादशाही सड़क भी कहते हैं, बादशाही सड़क, जिसको सड़क ए आजम भी कहा जाता है, सड़क ए आजम, जिसको जीटी रोड भी कहते हैं बच्चों, जीटी रोड भी कहते हैं। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण जो है वो करवाया था पेशावर पाकिस्तान से लेकर, पेशावर पाकिस्तान से लेकर चट्टगांव बांग्लादेश तक ये होती थी, चट्टगांव बांग्लादेश तक ये होती थी बच्चों। जो हरियाणा से गुजरती थी, हरियाणा के जो है 7 जिलों से गुजरती थी क्या, वर्तमान के पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, सोनीपत के बाद आपका करनाल, पानीपत, पानीपत, करनाल, उसके बाद कुरुक्षेत्र और अंबाला, 7 जिलों से, जिसे हमारे पुराने समय में तो कहते थे NH1 और NH2, वर्तमान में जिसको जो है क्या कहा जाता है, NH44। तो बच्चों शेरशाह सूरी मार्ग, बादशाही सड़क, सड़क ए आजम, जीटी रोड, जो पेशावर पाकिस्तान से चटगांव बांग्लादेश तक जाती थी, कहते इस सड़क का निर्माण करवाया, लेकिन ये बात गलत है, इसने निर्माण नहीं करवाया। हाँ, हो सकता है कुछ हिस्से का निर्माण करवाया हो या उसमें सुधार करवाया हो। एक्चुअल में सड़क चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी थी और कोई विद्वानों का कहना उससे भी पहले थी, ठीक है, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था चाणक्य, चाणक्य जो है वो अपनी पुस्तक, उसने जो अर्थशास्त्र लिखा था उसके अंदर वो इस बात का जिक्र करता है कि वो जब जो तक्षशिला से और कहां जाता था, नालंदा, तो इसी रास्ते थे वो जाता था और उस टाइम इसका नाम उत्तरापथ होता था, उत्तरापथ, क्या होता था, उत्तरापथ। तो ये आगे अफगानिस्तान के काबुल तक जाती थी उस टाइम, ऐसा मानते हैं। हाँ, इसने हो सकता है इसका पुनर्निर्माण करवाया हुआ, इसमें कुछ सुधार, क्यों नहीं हो सकता, इसने क्यों नहीं बनाई, क्योंकि शासनकाल बहुत थोड़े समय रहा था बच्चों, और इतने थोड़े समय में इतनी बड़ी सड़क बनाना पॉसिबल नहीं था उस दौर में। हाँ, इसने फिर इसका नाम क्यों जुड़ा, क्यों कहते हैं शेरशाह सूरी मार्ग, क्योंकि इसने यात्रियों के विश्राम के लिए कोस मीनारें बनवाई, यात्रियों के विश्राम के लिए इस सड़क के किनारे, इस सड़क के किनारे कोस निर्माणों का, कोस मीनारों का निर्माण करवाया, कोस मीनारों का निर्माण करवाया, कोस मीनारों का निर्माण करवाया इस बंदे ने। यात्रियों के विश्राम के लिए इस सड़क के किनारे कोस मीनारों का इसने क्या करवाया, निर्माण करवाया, ठीक है। तो हरियाणा में कोस मीनारों की संख्या कितनी बताई जाती है, हरियाणा में कोस मीनारों की संख्या, मतलब प्रत्येक कोस पे थी बच्चों ये, तो कोस मीनारों की जो संख्या है हरियाणा में, और इसमें यात्री विश्राम करते थे, उनके पीने के लिए पानी आदि की व्यवस्था थी, ऐसी कोस मीनारों की संख्या 88 बताई जाती है, ठीक है। और इन 88 में से एक प्रसिद्ध कोस मीनार, जो इन 88 में से अगर हम बात करें, एक प्रसिद्ध कोस मीनार वो है कोहंड, कोहंड बच्चों करनाल में, कोहंड गांव करनाल में बच्चों, जहां से गूगल बॉय कहे जाने वाले कौटिल्य पंडित इसी गांव से आते हैं। एक कोस मीनार बच्चों कहां है, कोहंड, कोहंड कहां है, करनाल, ठीक है। और कोहंड बच्चों किसका जन्म स्थान है, जो प्रसिद्ध है बच्चों गूगल बॉय कौटिल्य पंडित, गूगल बॉय कौटिल्य पंडित, यहीं से आते हैं बच्चों। तो वहां की एक कोस मीनार है, ठीक है, जो कई बार एग्जाम में भी पूछी गई है। तो बच्चों शेरशाह सूरी मार्ग, बादशाही सड़क, सड़क ए आजम, जीटी रोड। हाँ, जीटी रोड की अगर बात करें हम,
शेरशाह सूरी के बारे में तो कहते हैं कि 1542 में इसने सड़क का निर्माण करवाया। किसने? शेरशाह सूरी ने कब करवाया? 1542 में माना जाता है बच्चों। लेकिन बाद में कहते हैं ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज अधिकारी ऑकलैंड, जीटी रोड जो नाम दिया था ना, जीटी रोड, क्या नाम? जीटी रोड, यह नाम किसने दिया था? अंग्रेज अधिकारी था ऑकलैंड। कौन सा था ये? ऑकलैंड। ठीक है, इस ऑकलैंड ने जीटी रोड नाम दिया था। कहते हैं इसने इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। कहां से कहां तक? दिल्ली से कोलकाता तक पुनर्निर्माण इस अधिकारी ने करवाया था, दिल्ली से कोलकाता। और कहते हैं इसको नाम जो है वो क्या दिया फिर? जीटी रोड। ठीक है, कर लोगे। इसके बाद बच्चों आगे शेरशाह सूरी की मृत्यु। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई वो कब हुई? ये कहते हैं 17 मई 1545 को बारूदी सुरंग फटने से। बारूदी सुरंग फटने से शेरशाह सूरी की जो है मौत कब होती है? 17 मई 1545 को एक बारूदी सुरंग फटने से। बच्चे ये जो बारूद उस टाइम प्रयोग होती थी ना, उस टाइम जो ये बारूद का गोला जो फटा था, बारूद का गोला, इसका नाम हुक्का होता था बच्चों। ये भी ध्यान रख लियो, हुक्का। क्या नाम होता था? हुक्का। हुक्का इसका नाम होता था। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 17 मई 1545 को। किस कारण? बारूदी सुरंग फटने के कारण। ठीक है, ये इससे पहले बच्चों हुमायूं को हराता है 1539 में चौसा के युद्ध में, 1540 में बिलग्राम के युद्ध में, और हुमायूं से गद्दी छीन लेता है किसकी? दिल्ली की। अब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो इसके जो उत्तराधिकारी थे, इसके उत्तराधिकारी जो शासन करते हैं, इसके बाद एक उत्तराधिकारी जलाल खान था। कौन था? जलाल खान। जलाल खान था बच्चों जो इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पे बैठा। इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पे बैठा और इसने जो शासन किया वो 1545 से 1553 तक ये शासन करता है। 1545 से 1553 तक। इसके बाद जो है आदिल शाह गद्दी पे बैठता है। कौन बैठता है? आदिल शाह। आदिल शाह जो है 1553 से 1555 तक गद्दी पे बैठा। ठीक है, तो इसके उत्तराधिकारी बच्चों जैसे ही शेरशाह सूरी की मौत हुई 17 मई 1545 को बारूदी सुरंग फटने से, बारूदी सुरंग जो यूज करते थे, जो उस टाइम बारूद का गोला यूज करते थे, उसका नाम हुक्का होता था बच्चों। तो इसके उत्तराधिकारी एक जलाल खान जो इस्लाम शाह के नाम से गद्दी बैठता, दूसरा आदिल शाह। इस्लाम शाह 1545 से 53 तक गद्दी बैठता और आदिल शाह जो है 1553 से 1555 तक जो है गद्दी पर बैठता है। ये दोनों अयोग्य होते हैं बच्चों। तो जिसके कारण चारों ओर अराजकता का माहौल जो फैल जाता है, चारों ओर अराजकता का जो माहौल फैल जाता है, जिसका फायदा हुमायूं उठाता है और हुमायूं दोबारा से जो है वो दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। इस प्रकार हुमायूं 2 बार दिल्ली का शासक बना था। कौन सा मुगल शासक? हुमायूं का 2 बार जो है, कौन सा मुगल शासक दिल्ली का 2 बार शासक बना? वो था हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं दिल्ली पे दोबारा कब्जा कब करता है? बच्चों उत्तराधिकारी क्या होते हैं? अयोग्य। उत्तराधिकारी अयोग्य, जिससे अराजकता फैल गई। क्या फैल गई? अराजकता फैल गई। और इस अराजकता का फायदा उठाकर, इस अराजकता का फायदा उठाकर मुगल शासक हुमायूं फरवरी 1555 में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है।
ठीक है। तो बच्चों शेरशाह की मौत हुई 17 मई 1545 को बारूदी सुरंग फटने से। उसके उत्तराधिकारी जलाल खां जो है इस्लाम शाह के नाम से गद्दी बैठता है, और आदिल शाह, ये दोनों अयोग्य होते हैं। ये ढंग से जो है इसको संभाल नहीं पाते, जिससे राज्य में चारों अराजकता फैल जाती है। इस अराजकता का फायदा उठाता हुमायूं और दोबारा से दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। कब? फरवरी 1555 में। अब बच्चों हुमायूं की भी मौत हो जाती है। हुमायूं दोबारा जब गद्दी में बैठा तो ज्यादा समय तक जो है वो शासन नहीं कर पाया। फरवरी 1555 में गद्दी में बैठा था, और 26 जनवरी 1556 को इसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। वो हमने पहले भी पढ़ा था कैसे शेरमंडल जो पुस्तकालय था, शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से इसकी मौत हो जाती है। शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाता है। इसीलिए तो इतिहासकार लेनपुल ने कहा था कि हुमायूं जो है जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और अंत में लड़खड़ा कर गिरने से ही उसकी मौत हुई। ठीक है। अब बच्चों जिस टाइम हुमायूं की मौत हुई, अकबर दिल्ली में नहीं था, वो पंजाब में जो एक युद्ध में व्यस्त था। उसके साथ हुमायूं का जो दोस्त था, उसका वफादार दोस्त, उसका मित्र बहुत वफादार जो था बैरम खां, उसके साथ था। तो वहां पे जो है हुमायूं की मौत का पता चलता है। तो फिर अकबर जो है वो गद्दी पर बैठता है। कौन गद्दी बैठेगा? अकबर। अकबर का राज्याभिषेक, अकबर का राज्याभिषेक जो है वो होता है बच्चों 14 फरवरी। ये 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस होता है, तो बच्चों याद करना 1556 को मिलता है। और फिर 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन 1556 को किसका? अकबर का राज्याभिषेक जो है कर दिया जाता है। कहां करते हैं? एक जगह है पंजाब में, कलानौर, पंजाब के कलानौर में, पंजाब के कलानौर में। वहां पे बैरम खां जो है वो एक ईंटों का चबूतरा बना के उसके ऊपर बैठाकर, ईंटों का चबूतरा बनाकर उस पर जो है अकबर को बैठाकर और उसका राज्याभिषेक करते हैं। और उसका संरक्षक जो है वो बैरम खां को बना दिया जाता है। बैरम खां जो बड़ा विश्वसनीय था, उसका मित्र भी था किसका? हुमायूं का। तो संरक्षक किसको बनाते हैं? बैरम खां। ठीक है। जिसको एक खान बाबा भी कहता था। कौन? अकबर। और अकबर की आयु जो है इस टाइम वो 13 वर्ष थी। आयु कितनी थी? 13 वर्ष। 13 वर्ष का एक छोटा सा बालक जो है बच्चों वो राजा बन जाता है, और चारों ओर वो दुश्मनों से घिरा होता है, जिनमें सबसे प्रमुख उसका दुश्मन था हेमू। सबसे प्रमुख दुश्मन कौन था? हेमू। और हेमू के बारे में बच्चों हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो है इसके बाद किसका शासन आएगा? हेमू का। तो वो हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।